मौन भंग करता हूं, कुछ बोलता हूं, आपको बताता हूं देश की दिन भर की खबरें। लेकिन आज मौन शब्द का जिक्र क्यों? क्योंकि जब देश की संसद में लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चलने वाली चर्चा की शुरुआत हुई तो कांग्रेस की तरफ से इसी शब्द को आवृत्ति में बोला गया। एक मौन प्रधानमंत्री का बताया गया और गिनवाई गई एक एक करके खबरें। गौरव गोगोई ने कहा कि महिला पहलवानों का धरना हो या फिर किसान आंदोलन या फिर दिल्ली में दंगे या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी की कंपनी पर सवाल या फिर चीन पर सवाल या जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की चूक के इल्ज़ाम या कोविड की दूसरी लहर या मणिपुर में हिंसा की बात, प्रधानमंत्री चुप रहे। लोकसभा में जब कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ये दलीलें दे रहे थे तब सबने नोटिस लिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। नोटिस इस बात का भी लिया गया कि पहले तो नाम दिया गया था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी फिर से वायनाड के सांसद के तौर पर लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी बात की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरी 5 मिनट में चिट्ठी आई और सीक्वेंस कांग्रेस के स्पीकर्स का बदल गया। जो सवाल गोगोई ने उठाए, मोटामाटी विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र के दौरान इन्हीं के इर्द गिर्द अपना विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर के हालात पर बोले, इसे लेकर राज्यसभा में भी बवाल रहा था और आज भी रहा। डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करके इसी पर बात करने लगे थे, जिसको लेकर सस्पेंड भी कर दिए गए थे। हालांकि 35 मिनट बाद उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया। पर आज बात लोकसभा की होगी, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष सब अपनी अपनी राजनीति के मुताबिक बोल रहे हैं। सबने कहा प्रधानमंत्री बोलें, अविश्वास प्रस्ताव है, आखिरी में बोलेंगे भी। पर उससे पहले जो बोले, हर दल की तरफ से उन्होंने क्या कहा, अगले 3 दिन तक लल्लन टॉप शो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राहुल की स्पीच एंड मोमेंट पर कैंसिल क्यों हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब आया और किस सत्ता पक्ष के सांसद को कह दिया गया आप मंत्री नहीं बन रहे हैं, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। शो की रवायत के मुताबिक शुरू की बात शुरू से। सबसे पहले बात राहुल गांधी का भाषण शुरू में क्यों नहीं हुआ। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने, हम जानते हैं कि आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी और 2 दिन बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी बहाल भी कर दी। राहुल ने भी ट्विटर बायो अपडेट कर लिया, डिसक्वालीफाइड एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 26 जुलाई को कांग्रेस और बीआरएस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, चर्चा होगी तय था। राहुल की सांसदी वापस आने के बाद कयास लगने लगे कि इस सत्र में वो बोलेंगे। फिर सूत्रों के हवाले से खबर कि सिर्फ बोलेंगे नहीं, अविश्वास प्रस्ताव की बहस की शुरुआत करेंगे, यानी पहला वक्तव्य उनका होगा। राजनीति बूझने वाले कहने लगे कि कांग्रेस ने राहुल गांधी पर चले मुकदमे को सटीक तरीके से मैनेज किया और नैरेटिव को अपने हक में करने की कोशिश की। फिर ज़्यादा बूझने वालों ने यह भी कह दिया कि अगर राहुल और मोदी की सीधी टक्कर होती है तो गेंद कांग्रेस के पाले में नहीं रह पाएगी। ऑप्टिक्स की राजनीति है और नरेंद्र मोदी खेमा यही चाहेगा कि वर्सेस की लड़ाई इसी तरह से हो। पर ये सारी व्याख्याएं हैं, ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव में सदन का कायदा समझ लें और फिर बताएं उस कायदे के अनुरूप कौन क्या बोला, और ये सब जान लें कि कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा और कब बोलेगा, इसके नियम क्या है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, 8, 9 और 10 अगस्त। प्रस्ताव पर बहस होगी और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों और सवालों के जवाब देंगे और फिर होगी वोटिंग। सदन में बोलने के लिए किस पार्टी को कितना वक्त दिया जाए, ये उस पार्टी के सांसदों की संख्या से तय होता है और ये तय करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी। इस कमेटी में कुल 26 मेंबर हैं, 15 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के। लोकसभा में इस कमेटी के अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में कमेटी की अध्यक्षता राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति करते हैं, पदेन सभापति। कुल मिलाकर सदन का कामकाज तय करने और बहस के लिए समय आवंटित करने का जिम्मा बीएसी के हिस्से है। पार्टी कितने मेंबर हैं उसी अनुपात में उन्हें वक्त दिया जाता है। अब कितना वक्त मिला ये समझ लीजिए, पर उससे पहले पार्टियों के लेवल, बड़े दल वो पार्टियां या समूह जिसके सदस्यों की संख्या 15 या उससे ज्यादा होती है। दूसरा मझले दल 5 से 14 सदस्यों की संख्या वाले और फिर छोटे दल 2 से 4 सदस्यों वाले। इसके अलावा निर्दलीय सदस्यों और मनोनीत सदस्यों को भी अलग से वक्त दिया जाता है।
इस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए भाजपा को 6 घंटे 41 मिनट दिए गए, कांग्रेस को 1 घंटा 15 मिनट। युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP, उद्धव गुट की शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, बसपा, भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और लोक जनशक्ति पार्टी को कुल 2 घंटे दिए गए। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलीय सांसदों के लिए 1 घंटा 10 मिनट निर्धारित किया गया है। अब संख्या बल पर पार्टियों को तो एक सेट समय मिल गया, पर सदन में पार्टी की तरफ से कौन कितना और कब बोलेगा ये पार्टियां तय करती हैं। सारी पार्टियां सदस्यों की सूची सदन के स्पीकर को भेजती हैं। सूची में वक्ताओं के नाम जिस क्रम में देती हैं, स्पीकर उसी क्रम में उन्हें बोलने के लिए बुलाते हैं। पर इसमें पेच यही है कि पार्टी अपनी इच्छानुसार सदस्यों के बोलने का क्रम बदल सकती है। आज की मिसाल लीजिए, कांग्रेस ने विश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए 9 मेंबर्स की सूची दी। राहुल गांधी का नाम पहले नंबर पर था, पर आखिरी वक्त में क्रम बदल दिया गया और गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से पहले नंबर पर बोलने आए। राहुल गांधी क्यों नहीं आए? कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों ने ललन टॉप को बताया कि ये उनकी रणनीति है। कहा गया कि राहुल गांधी उस दिन सदन में आएंगे जिस दिन प्रधानमंत्री सदन में हो। अब बढ़ते हैं आज की कार्रवाई पर। हमने आपको बताया कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले गौरव गोगोई आए। उनकी मुख्य बातें, उनका हमने जिक्र किया और क्या बोले उन्हीं की जबानी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। आज हम मणिपुर गए हैं। क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार। अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो। पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। छिछली छीटाकशी से इतर भी राजनीतिक विमर्श हमारे देश में बचा है। इसकी वानगी आज संसद में देखने को मिली। पहले विपक्ष से गोगोई और उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने के लिए सबसे पहले खड़े हुए निशिकांत दुबे। निशिकांत ने पहले राहुल गांधी को निशाने पर लिया, उसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया को। वैसे दुबे पहले इंडिया बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने INDIA कहकर संबोधित किया, फिर चुटकी ली कि ये विपक्ष के बहुत से सांसद तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं बता पाएंगे। इसके बाद निशिकांत ने विपक्ष की गठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस की पुरानी खींचतान का इतिहास सुनाया। बीजेपी सांसद ने शुरू किया DMK से। कांग्रेस के बाद के विपक्षी मोर्चे में सबसे ज्यादा सांसद DMK के हैं। उन्होंने कहा 1976 में कांग्रेस ने करुणानिधि की सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया। 1980 में DMK एक बार फिर कांग्रेस के साथ हुई। निशिकांत ने राजीव गांधी की हत्या के बाद बने जैन कमीशन का जिक्र किया और DMK पर निशाना साधा। कहा कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया था कि लिट्टे जिसने राजीव गांधी की हत्या की उसे DMK का समर्थन मिला था, लेकिन फिर भी DMK और कांग्रेस साथ हैं। इसके बाद निशिकांत ने एक एक करके विपक्षी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों की लिस्ट गिनाई और कहा कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने इन दलों के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया है। दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर TMC। माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं। सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया TMC का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए, उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की RJD, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए। हमने उनको जेल नहीं भेजा सर, मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया।
लालू प्रसाद जी हैं सर। लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए, यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। दरअसल निशिकांत दुबे विपक्ष के गठबंधन की उन गांठों को गिनवा रहे थे जिन पर पर्दा डालकर सभी दल साथ आए हैं। सारे मतभेदों और मनभेदों को किनारे रखकर नरेंद्र मोदी की बीजेपी के सामने एक सामूहिक राजनीतिक प्रयास की कोशिश हो रही है। एक बात और, निशिकांत उन आरोपों को भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें विपक्ष वाले बीजेपी को वॉशिंग मशीन कह देते हैं। शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार गुट महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ आ गया। टीएमसी के सौगत राय ने जब अपनी बारी में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बीजेपी पर यही आरोप लगाया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। हालांकि गठबंधन टूटा और अनुच्छेद 370 हटने के बाद महबूबा को केंद्रीय शासन ने नजरबंद किया, तब भी बीजेपी पर ऐसे ही आरोप लगे थे। इस दौरान निशिकांत ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा, पहले नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर और उसके बाद उनकी राजनीति पर। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। फिर बारी आई डीएमके की। आर बालू ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। कायदे के मुताबिक जब भी कोई पक्ष या विपक्ष का सांसद संसद में बोलने के लिए खड़ा होता है तो पहले यह बता देता है कि वो प्रस्ताव के समर्थन में या विरोध में। बालू ने पहले तमिलनाडु की बात की, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री पर तमिलनाडु की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उसके बाद वो मणिपुर पर लौटे, सदन के पटल पर मणिपुर के रहवासियों के लिए चिंता जाहिर की, मणिपुर में हुई हत्याओं, रेप और विस्थापन के आंकड़े देकर सरकार पर निशाना साधा। अपनी बात खत्म करते हुए टीएम के सांसद ने सदन में तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि का भी जिक्र किया। दरअसल जनवरी के महीने में तमिलनाडु की विधानसभा से एक वीडियो सामने आया था जिसमें राष्ट्रगान शुरू होते ही आर.एन. रवि सदन छोड़कर चले गए थे। बालू ने इस वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि ये राष्ट्रगान का अपमान था। बालू के बाद ममता बनर्जी की पार्टी से सौगत राय ने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लिया। मणिपुर की हिंसा पर सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए सौगत ने कहा कि जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी तब पीएम विदेशी दौरों पर थे, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के घर पर डिनर कर रहे थे, पर मणिपुर पर एक भी बयान नहीं आया। सौगत ने इस दौरान हरियाणा की नूह की हिंसा का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि नूह में सरकार दंगा रोकने में विफल रही और मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन हिंसा की बात पर एक सवाल तो उन पर भी उठता है। बंगाल में जून में पंचायत चुनाव हुए थे, जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नूह की हिंसा को बंगाल की हिंसा से काउंटर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर नूह में खट्टर सरकार की विफलता दिखती है तो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की, वहाँ होने वाली हिंसा की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की पार्टी की है। महाराष्ट्र के सांसदों की अब बारी। लोकसभा में उनकी बात आई। चर्चा के दौरान एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे ने सरकार के समर्थन भाषण दिया। श्रीकांत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने। वो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक यूपीए सरकार के घोटाले भी गिनवाने लगे और दूसरी तरफ मोदी सरकार की स्कीम्स। क्योंकि चर्चा मणिपुर से जुड़ी थी इसलिए उन्होंने मणिपुर की हिंसा पर भी दुख जताया। पर इस दौरान एक बात और सामने आई और देश के राजनेता कैसे अपनी बातों से घुमाकर असल मुद्दे से भटकाते हैं ये भी देखने को मिला। शिंदे लोकसभा में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रहे थे और तभी उन्होंने हनुमान चालीसा का जिक्र किया। तबाक से विपक्ष के सांसद ने तंजनुमा लहजे में कहा, हनुमान चालीसा सुना कर दिखाओ, और श्रीकांत शिंदे हनुमान चालीसा सुनाने लगे। ये सब देश की संसद में हो रहा था। जिस संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी श्रीकांत शिंदे करते हैं, क्या वाकई वहां की जनता ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वो एक धार्मिक मंत्र का पाठ याद रखते हैं, या विपक्ष के जिस सांसद ने शिंदे से हनुमान चालीसा सुनाने को कहा, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने सांसद महोदय को सदन के पटल पर यही सवाल पूछने के लिए भेजा था कि एक मंत्र हनुमान चालीसा सुनो सुनाओ? महाराष्ट्र से ही शरद पवार वाली एनसीपी की सुप्रिया सुले, उन्होंने भी सरकार पर हमले बोले। सबसे पहले उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा, कहा कि सिर्फ टमाटर ही नहीं, प्याज, आटा, दाल, चावल, नमक, दूध महंगा हो गया। फिर सुप्रिया ने दावा किया कि खाने वाली चीज़ों को मिलाकर जो थाली यूपीए सरकार में 500 रुपये में भर जाती थी, आज वही थाली 1000 रुपये में भी नहीं भरती। इसके बाद सुप्रिया के भाषण में पार्टी टूटने का दर्द छलका। उन्होंने मोदी सरकार के दौरान विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिराने की लिस्ट गिनवाई। वी आर नॉट ऑफिसर्स, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ। सो इट्स द एटीट्यूड ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ह्यूब्रिस, देयर इज नो अदर वर्ड।
एंड व्हाई आर वी फीलिंग जैसे 9 रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So 9 Ratna, 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. LPG की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया LPG का क्या होता है फिर. Institute broken. How many institutes have been broken? जुमले पे जुमला. I like अमित शाह जी, सच बोलते हैं आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. That is the problem. Indexes which have shown where globally India has fallen. Anti-federal, cooperative federalism का तो बोल बोल के हम थक गए. Indicators of the economy which I will be coming to in 2 minutes, and law and order which is alarming in Manipur, Haryana, J&K and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. This is it. And what is it? 7 sins of महात्मा गांधी. पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. द 7 sins of महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. वंदे भारत ट्रेन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है, लेकिन सुप्रिया ने वंदे भारत को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की. कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में ना तो वंदे भारत रुकती है और जो एक्सप्रेस ट्रेनें यूपीए सरकार में रुकती थी उन्हें उनके स्टॉपेज भी बदल दिए गए. वंदे भारत की बात करते अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, डाउन, नीरा, भिगवण. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है. नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में. बस देखिए जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहाँ डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे. आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती. हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए. और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकती, न वंदे भारत रुक रही है. बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया. इसके बाद स्पीकर ने सपा सांसद डिंपल यादव को बोलने के लिए बुलाया. डिंपल ने भाषण के शुरू में ही बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर किया. जब से मणिपुर में वो भयानक वीडियो आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई भाजपा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने कहा कि राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर हो रही हिंसा की बात होनी चाहिए. डिंपल ने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, मगर ये खालिस वॉट अबाउटरी है. मतलब अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप जवाब देने के बजाय एक वैसी ही और स्थिति पर पलटकर सवाल पूछ लें. हालांकि डिंपल ने सवाल के बदले सवाल पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि और सवाल जोड़ दिए. कहा कि राजस्थान की तो चर्चा होनी ही चाहिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की स्थिति पर बात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर 3 घंटे पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न के केस रिपोर्ट होते हैं. सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है. ये बहुत ही संवेदनशील घटना है. और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर. सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है. सर, it was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy. Sir, very good point. सर, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर. सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस. सर, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में. सर, और जो विजुअल्स आए
जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया। सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 FIR इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा भूविज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भी सरकार का पक्ष रखा और कहा कि विपक्ष अपने अविश्वास प्रस्ताव पर पछताएगा। अध्यक्ष, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी कि अविश्वास प्रस्ताव कब लिया जाता है और किस परिस्थिति में लाया जाता है। अक्सर जब देश में कुछ ऐसा राजनीतिक हालत बन जाते हैं जहां लगता है कि सरकार का जो संख्या है उसमें कम हो जाते हैं या सरकार के पास वो ताकत नहीं रहते हैं देश को संचालित करने के लिए और नेतृत्व कमजोर हो जाते हैं, कई परिस्थिति होते हैं, तब अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong। विपक्ष की मांग थी मणिपुर पर संसद में चर्चा हो, विस्तृत चर्चा। प्रधानमंत्री जवाब दें, अविश्वास प्रस्ताव लाया इसलिए गया था क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग में तो कहीं नहीं टिकेगा। पर सवाल यह कि मणिपुर पर कितनी चर्चा हुई। अगर आप आज की संसद की कार्रवाई गौर से देखें तो पाएंगे मणिपुर पर चर्चा खानापूर्ति के तौर पर हुई। विपक्ष ने सरकार को कोसा तो खूब, पर कमोबेश सभी सांसदों ने एक एक पैरा ही मणिपुर को डेडिकेट किया और 3 महीने से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, विस्थापन हो रहा है, उसका जिक्र बस करके आगे बढ़ गए। सरकार के पक्ष में बोलने वाले सांसदों ने भी उतनी जहमत नहीं उठाई कि सरकार का पक्ष मणिपुर पर कायदे से रखें। हालांकि सरकार के कामों का गुणगान खूब हुआ। चर्चा के अभी 2 दिन बचे हैं। हम आपको संसद में होने वाली चर्चा के हर पहलू से मुखातिब कराते रहेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।